हेलो दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। इससे पहले हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसके अंदर हमने मॉलिक्यूल्स की क्या हाइब्रिडाइजेशन है ये पता की। आई होप आपने लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा। आज के लेक्चर में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। अब हमें ये जानना है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बाद हमें इस थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली जो हाइब्रिडाइजेशन थी और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो हमें उन मॉलिक्यूल्स की शेप्स के बारे में तो बता रही थी, बट उनके पैरामैग्नेटिक स्लैश डायमैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में हमें पता नहीं चल रहा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। दूसरी बात, हमें मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी के बारे में पता नहीं चल पा रहा था कि वो मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं है। तो इन दोनों चीजों के बारे में, एक तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर या डायमैग्नेटिक बिहेवियर और स्टेबिलिटी के बारे में हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता नहीं चल रहा था, जिसके लिए हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को इजाद किया। अब जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है उसके अंदर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मतलब दो एटम्स से मिलकर एक मॉलिक्यूल जो बना है उसके लिए हमने पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर या स्टेबिलिटी को पता करने के लिए हमने केमिकल बॉन्डिंग में हम सीखेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में जो कि हमारा ये चैप्टर चल रहा है। अब आप बोलोगे कि खाली मॉलिक्यूल ही क्यों, मतलब दो एटम्स से बने हुए मॉलिक्यूल ही क्यों, बहुत सारे एटम से बने हुए पॉली एटम से बने हुए मॉलिक्यूल को क्यों हम डील नहीं कर रहे हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स हम क्लास 12th में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आता है उसके अंदर हम डील करेंगे। क्लास 11th में हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, क्योंकि आपको पता है धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है, तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम जो है डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो है उनके मैग्नेटिक बिहेवियर और स्टेबिलिटी के बारे में पता करेंगे। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसकी जब हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे तो उसी में ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। यानी अगर मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सिर्फ पढ़ा भी दूंगा तो भी उससे भी जब आप नीट के प्रीवियस क्वेश्चंस में जाओगे बहुत आराम से एकदम डायरेक्ट सवाल आते हैं। और एक सवाल नीट में श्योर शॉट होता है, हर साल आता है, चाहे वो मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आए, चाहे वो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इनकरेक्ट की फॉर्म में आए, चाहे वो किसी मॉलिक्यूल को आपको बता के उसकी स्टेबिलिटी पूछ ले, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ ले, चाहे वो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पूछ ले। तो जितनी भी सारी ये टर्म्स जो मैंने अभी बोली हैं ये सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी में हम लोग कवर करेंगे और उसी के अंदर क्वेश्चंस भी इनबिल्ट इन द थ्योरी हम कवर कर लेंगे। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन, मैंने कहा था अपने पिछले लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन वाले में कि हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का के क्वेश्चंस का, नीट के प्रीवियस क्वेश्चन का मैं एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊंगा जो कि इस लेक्चर के बाद होगा। हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के नीट के एटलीस्ट पिछले 5 से 6 साल के क्वेश्चन में पूरी तरीके से उसमें कवर कर दूंगा। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है, किसी एटम का A, ये B। अगर इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अप्रोच से देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से कंबाइन करता है, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि A और B इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और कुछ ओवरलैपिंग रीजन शो कर रहा है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक अलग ही बात कहती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि A और B कंबाइन होकर एक नया न्यू ऑर्बिटल बना देती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फर्क क्या है समझते हैं।
जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बना है एडिशन ओवरलैप से, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बना है सब्ट्रैक्शन ओवरलैप से। जैसे कि ये चीज अभी मैं बता रहा हूं, इसको एज इट इज समझो। जो क्लास 12th में है उन्हें ये चीज फील हो जाएगी, और जो या फिर जो क्लास 11th में एसएचएम वेव्स पढ़ चुके हैं उनको ये चीज समझ में आएगी, जिन्होंने वेव्स पढ़ी है। तो हम जानते हैं, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, देखो हर चीज लिंक होती है, इस वजह से मैं कहता हूं कि लेक्चर देखते हो तो पूरे देखा करो। जो किसी एक एटम का जो वेव है और जो दूसरे एटम का वेव है साई ए और साई बी, ठीक है, जब ये दोनों कंबाइन होंगे, अगर ओवरलैप एडिशन है तो एक जो इन दोनों के जुड़ने से जो नई वेव बनेगी वो एम्पलीट्यूड में बड़ी होगी एडिशन ओवरलैप में। और अगर सब्ट्रैक्शन ओवरलैप है तो जो रिजल्टेंट वेव है वो इन दोनों से छोटी होगी। यानी मतलब अगर इसकी हाइट इतनी है, देखो ये थोड़ी कम हाइट का बनाया मैंने, क्यों? क्योंकि और छोटा करना चाहो इसको और छोटा कर लो ताकि और ज्यादा अच्छे समझ में आए। सब्ट्रैक्शन ओवरलैप में क्या हुआ, साई ए माइनस साई बी हो गया, मतलब ये दोनों जो है वेव्स, इसका जो रिजल्टेंट आया है, एक्चुअली वेव्स कटती नहीं है, फेज डिफरेंस, ये चीज फील वो कर पा रहे होंगे जिन्होंने क्लास 11th का एसएचएम वेव्स अगर तुमने पढ़ लिया तो, या तुम पढ़ के आए हो। जो फेज डिफरेंस होता है वो डिसाइड करता है कि जो रिजल्टेंट वेव है वो बड़ी होगी या छोटी होगी। तो साई ए प्लस साई बी में अभी एक सिंपल, अगर फेज डिफरेंस नहीं पता तो ये समझो कि ये दोनों वेव्स जुड़ गई तो इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया वो साई ए प्लस साई बी बड़ा आया। अगर साई ए और साई बी जो है वो रिजल्टेंट जो है वो छोटा है, फेज डिफरेंस अगर कम होगा तो सब्ट्रैक्शन ओवरलैप, तो साई ए माइनस साई बी छोटा हो जाएगा। ये मोटी मोटी बात है, साई ए प्लस साई बी बड़ा हो गया एडिशन ओवरलैप में, साई ए माइनस साई बी हो गया सब्ट्रैक्शन ओवरलैप में, मोटी मोटी बात अगर फेज डिफरेंस नहीं पता तो। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करती है। ठीक, ये एक तरीके से तुम ये मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, ऐसे समझो। तो इसमें क्या, प्लस में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब ये अच्छा है ये बुरा है, हिंदी में ऐसे सुन लो। तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करती है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगी। अब लोअर इन एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि रिजल्टेंट चीज में एनर्जी कम है, अगर एनर्जी कम है तभी स्टेबिलिटी ज्यादा, अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो फिर वो ज्यादा एक्साइटेड है, मतलब कम स्टेबिलिटी, तो एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, लोअर इन एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए और जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना उसकी एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मोर स्टेबल। ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में क्या है, ए और बी मिले तो ए और बी मिलके जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना उसकी एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, लेस स्टेबल। अब ये रिप्रेजेंट कैसे होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंट होता है सिग्मा और पाई से, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंट होता है सिग्मा स्टार और पाई स्टार से। ऐसे ऐसे सिग्मा बनाया, उस पे ऐसे स्टार लगा दिया, ठीक है, ऐसे पाई बनाया, पाई पे ऐसे ऊपर स्टार बना दिया, तो ये सिग्मा स्टार और पाई स्टार से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। अभी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो है यूज होंगे इन सिग्मा पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, इनका जो है एक ऑर्डर लिखा जाता है कुछ एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, और उसके हिसाब से हम उसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करके हम पैरामैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर उस मॉलिक्यूल का या उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर निकाल के स्टेबिलिटी पता करते हैं। ये हो गई थ्योरेटिकल बातें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में नीट में आज तक सवाल ही सवाल आए हैं, थ्योरी से कोई सवाल नहीं है यहाँ। ठीक है। जितनी भी थ्योरी मैंने डिस्कस करी है, अगर कभी सवाल आएगा, मान लो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में अगर सवाल आने लगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये मोर देन इनफ है। अगर नीट में कभी थ्योरी से रिलेटेड सवाल आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन से हमेशा नीट में क्वेश्चन ही आते हैं, थ्योरी से सवाल नहीं आता है। तो सीधे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की अप्रोच को समझते हैं, किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें सॉल्व किया जाता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कहानी आती है बॉन्ड ऑर्डर की। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर हमें बताता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स एग्जिस्टिंग बिटवीन
2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जो 2 एटम है, क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग में डायटोमिक मॉलिक्यूल से डील कर रहे हैं, तो 2 एटम के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ये हमें बॉन्ड ऑर्डर बताता है, जो हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, NB माइनस NA अपॉन 2। यहाँ पे NB क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग M.O मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, N माइनस NA क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2 गिव्स अस द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब जो वैल्यू होती है बॉन्ड ऑर्डर की, वो होल नंबर में हो सकती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से हो सकती है होल नंबर में, या फ्रैक्शन में भी हो सकती है। फ्रैक्शन में आ जाए तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू फ्रैक्शन में कैसे आ गई, हाफ हो सकती है, इस तरीके से, मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू हो सकती है बॉन्ड ऑर्डर की। हाँ, अगर वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालते समय आपकी जो बॉन्ड ऑर्डर है उसकी वैल्यू अगर 0 आ गई तो समझ जाना कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे नीट में इस तरीके के सवाल आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट, 4 आपको उसमें ऑप्शन दे रखे होते हैं, आपको चारों का बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, टिक मारो, 4 नंबर घर लेके वापस आ जाओ। हायर बॉन्ड ऑर्डर मींस हायर स्टेबिलिटी, मतलब जितना बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी उस डायटोमिक मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। नीट में इस तरीके से सवाल भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट स्टेबिलिटी, तो उसका इनडायरेक्टली पूछने का मतलब ये होता है कि इनमें से किसकी सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज्यादा है, तो जिसकी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, ये एक थ्योरेटिकल बात के इलेक्ट्रॉन्स आर फेयर अकॉर्डिंग टू ऑफ-बो प्रिंसिपल, हंड्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये तीनों प्रिंसिपल मैंने बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि ये यूज होते ही होते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग के वक्त। अब हमने फॉर्मूला सीख लिया, हमें ये पता चल गया कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, हमें ये पता चल गया कि बॉन्ड ऑर्डर की सिग्निफिकेंस क्या है, उसका रोल क्या है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे हैं ये हमें पता करना है। मतलब ये जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं ना कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो है ये करनी कैसे है वो हमें पता करना है अब आगे आने वाले लेक्चर में। तो देखते हैं आगे आने वाले लेक्चर में ये कैसे फिलिंग होगी। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं। तो ये जो मैंने ये लिखा है, ये रूल वैलिड है इलेक्ट्रॉन फिलिंग में अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स तक ये वाला रूल जो है वो वैलिड है। अगर इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, यानी 15वां इलेक्ट्रॉन जो है अगर आता है किसी मॉलिक्यूल के लिए, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, उसके लिए ऑर्डर कुछ बदल जाएगा, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कैसे बदल जाता है। ये ऑर्डर क्या है, देखो इसको, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। नहीं समझ में आ रहा ये क्या लिखा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगी? अभी हम सब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन डिस्कस करते करते ही पूरा नीट में किस तरीके क्वेश्चन, जब तुम नीट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तुम्हें बिल्कुल हलवा लगेगा। अभी थ्योरी पे ध्यान दो कि किस तरीके से मैं इसको यूज करके बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पता लगाता हूँ। पहले सिंपल मॉलिक्यूल्स उठाते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल से शुरू करेंगे, उसके बाद जो है वो थोड़ा मतलब इलेक्ट्रॉन फिलिंग में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन को ले लेते हैं। हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये पूरा ऑर्डर अगर मैं ना भी लिखूं तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन भरने, तो s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं? हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं s ऑर्बिटल में। तो 1s के ही, सिग्मा 1s के ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे, हमें आगे जाने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं किसी में भी, इस यहां पर जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सिग्मा 1s से ही काम हो जाएगा हमारा। तो सिग्मा 1s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे पता लगाते हैं हम, ठीक है। सिग्मा 1s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहां पे मैंने लिख लिया है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, थोड़ा मैं बड़ा करके लिखूं। सिग्मा 1s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर Nb माइनस Na/2, ठीक है। तो बॉन्ड
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा 1s। एंटी बॉन्डिंग कौन सा है? स्टार वाला, ये वाला सिग्मा स्टार 1s जो है वो एंटी बॉन्डिंग है। सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग है। फिर कौन सा है? पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग है। पाई सिग्मा स्टार 2pz जो है वो एंटी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग कौन सा है? 1s 2s पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py सिग्मा 2pz, ये बॉन्डिंग वाले हैं। तो अभी हमारा इलेक्ट्रॉन किस में पड़ा हुआ है? बॉन्डिंग वाले में पड़ा हुआ है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग कितने हैं? 2। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं है भाई, आगे तो हमने कहीं भरा ही नहीं, तो 0 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 2 माइनस 0 बाय 2 कितना हो गया? 1। यानी एक बॉन्ड ऑर्डर है। सही भी है, हाइड्रोजन जो है वो ऐसे ही तो बनता है, एक ही तो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन दो एटम्स के बीच में। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या आ गई? 1। क्या ये मैग्नेटिक है? अब मैग्नेटिक बिहेवियर हम कैसे पता लगाते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन फिलिंग में ये जो जैसे 1s है, 1s के दोनों ऑर्बिटल वो एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई, तो जब एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर तो रहा नहीं, ये डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक है, जब एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग में होते हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आता है? डायमैग्नेटिक। H2+ यानी जो सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन हटा दो तो सिग्मा 1s में खाली एक इलेक्ट्रॉन रह गया। ठीक है, तो बॉन्डिंग में कितने हैं? 1 माइनस 0 बाय 2, ये कितना आ गया? हाफ। मैंने कहा था ना बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। यहां पर मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि सिग्मा 1s के ऑर्बिटल में खाली एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर अब ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में नहीं है तो पैरामैग्नेटिक हो गया ये। H2-, अब सिग्मा 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन थे ही, H2 के केस में एक और बढ़ गया तो ये कहां जाएगा? एक और बढ़ा हुआ भाई, s ऑर्बिटल एक और इलेक्ट्रॉन तो अपने अंदर अकोमोडेट कर नहीं सकता, 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है s ऑर्बिटल, तो अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? सिग्मा 1s के s ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 1s के s ऑर्बिटल में। तो सिग्मा 1s टू सिग्मा स्टार 1s1। ठीक है, तो अब क्या है फॉर्मूला? Nb माइनस Na/2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग कितने हैं? 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 1, 2 माइनस 1/2 हाफ। ठीक है, और वो क्या आएगा? मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आएगा? पैरामैग्नेटिक के डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि सिग्मा 1s के में तो पेयरिंग है, सिग्मा 1s के में पेयरिंग है, लेकिन सिग्मा स्टार 1s के में एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो पेयरिंग नहीं हुई, आगे जाकर तो ये क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, He2 खाली हीलियम नहीं है ये, मतलब हीलियम ऐसे है जुड़ा हुआ, दो हीलियम के एटम्स है, मतलब हीलियम का मॉलिक्यूल है। तो इसके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी? सिग्मा 1s टू सिग्मा 2s सिग्मा 1s टू सिग्मा स्टार 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी सिग्मा 1s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा स्टार 1s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग कितने हैं? 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 डिवाइड बाय 2, तो 2 माइनस 2 कितना होगा? 0, 0/2 कितना होगा? 0। ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक बिहेवियर तो क्या ही बात करेंगे हम, जब बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 आ गई, मतलब दिस मॉलिक्यूल, दिस हीलियम 2 He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता भैया। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 आ गई मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। अब बात करते हैं हम स्टेबिलिटी के ऑर्डर की। तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर की इन्हीं तीनों की बात करेंगे, H2, H2+ और H2-, इसकी बात थोड़ी ना करेंगे, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, H2 का, H2+ का हाफ और H2- का भी हाफ। तो H2 तो हमें पता है कि H2 तो स्टेबिलिटी में आगे होगा क्योंकि इसका 1 है। अब देखो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर फंस गया, H2+ का बॉन्ड ऑर्डर भी हाफ है और H2- का बॉन्ड ऑर्डर भी हाफ है। तो अब हम कैसे पता लगाएं कि किस मॉलिक्यूल में की स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा है, H2+ की या H2- की? यहां पर खेल आता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। जिस मॉलिक्यूल के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है, और जिस
मॉलिक्यूल के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में पड़े होते हैं, वो मॉलिक्यूल जो होता है वो कम स्टेबल होता है। जैसे कि यहां पर देखो H2 प्लस के अंदर क्या है, सिग्मा 1s1, और H2 माइनस के अंदर क्या है, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1। तो इसके अंदर किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तुम बताओ, सोच के बताओ ना, 2 मिनट का टाइम लो। देखो जो H2 प्लस है उसके अंदर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे मैंने बताया था ना कि वेव वाला जो कैरेक्टर बताया था कि ये सिग्मा 1s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आ गया, अब इसको रिजल्टेंट वेव को काटेगा, तो मतलब ये H2 प्लस जो होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा H2 माइनस से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं आया, इसके अंदर बॉन्डिंग के अंदर आया है। इसके अंदर क्या हुआ, बॉन्डिंग के अंदर तो आया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए बॉन्डिंग के अंदर, लेकिन एक एंटी बॉन्डिंग के अंदर भी आ गया। तो अगर एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना, तो वो बॉन्डिंग वाले के इलेक्ट्रॉन्स को काटता है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक प्रेजेंट है, ठीक है, और इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया ना, अगर ये एंटी बॉन्डिंग की जगह बॉन्डिंग में आ जाता तो ये स्टेबल हो जाता, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन नया वाला आया है एंटी बॉन्डिंग के अंदर आया, और एंटी बॉन्डिंग के अंदर आया हुआ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को काटता है, तो उस वजह से क्या होता है कि उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो H2 प्लस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और H2 माइनस की कम होगी। बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर होगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर होगा, H2 माइनस की सबसे ज्यादा, उससे कम H2 प्लस की, और सबसे कम H2 की। ठीक है, तो क्या क्या चीजें सीखी हमने, हम समराइज करते हैं। पहली सिंपल सीधी बात, 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें ये वाला रूल लगाना है, सिग्मा 1s 1s स्टार 2s 2s स्टार पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। इसके अंदर अभी हम और जब अभी हम 14 इलेक्ट्रॉन्स तक पूरी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, हमें और चीजें समझ में आएंगी, बट मोटा मोटा ये कुछ समझ में आया होगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, किस तरीके से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के अंदर हम डिफरेंस देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर से हम क्या पता लगाते हैं कि स्टेबिलिटी कितनी है। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर के बीच में फंस जाएं कि बॉन्ड ऑर्डर जो है इसका भी हाफ है और इसका भी हाफ है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो हम ये देखेंगे कि जैसे H2 प्लस है उसके अंदर एंटी बॉन्डिंग के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा हुआ, और इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया H2 माइनस के अंदर, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहेंगे, ज्यादा प्रेफरेंस होती है उनकी, एंटी बॉन्डिंग के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वो स्टेबिलिटी को कम कर देगा। ठीक है, इस तरीके से चीजों को हम देखते हैं अगर हम बॉन्ड ऑर्डर में फंस जाए तो। आगे अभी और मॉलिक्यूल्स को प्रैक्टिस करते हैं तो और समझ में आएगा। तो अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का ऑर्डर है उसके हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं। सिग्मा अब B2 बोरोन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, B2 मतलब ऐसे, मतलब ये B और ऐसे B ऐसे अटैच है, बोरोन का मॉलिक्यूल है। अब बोरोन का मॉलिक्यूल है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, 5 एटॉमिक नंबर है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स, और डायटॉमिक है इस वक्त मॉलिक्यूल की फॉर्म में, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगी, देखो सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, सिग्मा 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सिग्मा 1s के अंदर 2 डाल दिए, सिग्मा स्टार 1s के अंदर 2 डाल दिए, सिग्मा 2s के अंदर 2 डाल दिए, ठीक है, सिग्मा स्टार 2s के अंदर 2 डाल दिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, ठीक है, क्योंकि s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। अब बच रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2px और पाई 2py। इसके अंदर डलेगा 1 और 1, क्यों, मैंने क्या कहा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉलो करती है ऑफबो प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि जब तक जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है पी ऑर्बिटल के अंदर, जैसे अगर ये पी ऑर्बिटल है तो पी ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, पहले ये भरता है, पहले फिर ये, उसके बाद फिर पेयरिंग शुरू होती है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे px और py है तो px के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर py के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसा नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं हमें तो हम px के अंदर ही दोनों इलेक्ट्रॉन भर देंगे,
ये याद है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो फिर केमिकल बॉन्डिंग में भी दिक्कत आएगी, ये बात ध्यान रखना। तो π2px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और π2py के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे पता करें? बॉन्ड ऑर्डर Nb माइनस Na/2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हैं? दो इसमें मतलब दो दो चार, ठीक है, 5 6, 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? ये 2 और 2 4 डिवाइड बाय 2, सो 6 माइनस 4 2, 2/2 इज इक्वल्स टू 1। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है इसका? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि px के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है और py के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर तो कोई दोनों में पेयरिंग नहीं हो रखी, तो ये क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। C2 कार्बन का डायटोमिक मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 और दो मॉलिक्यूल है, दो एटम है कार्बन के, मॉलिक्यूल बना रहा है, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगी? सिग्मा 1s स्टार, ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, π2px इक्वल्स टू π2py। सिग्मा 2pz भी लिखना चाहो लिख लो, फिर पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py भी लिखा जाता है, सिग्मा स्टार 2pz भी लिखा जाता है, ठीक है। वो यहां तक अभी C2 में जरूरत नहीं पड़ी, इस वजह से लिख नहीं रहे हम। लिखना चाहो तो हम लिख सकते हो आगे। सिग्मा 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा स्टार 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा स्टार 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स भर गए अभी तक, ठीक है, 12 भरने। π2px के अंदर एक आया, फिर ये एक आया, फिर एक और आएगा भाई, 8 तो भर गए, ठीक है, 4 और भरने। तो px का ऑर्बिटल अगर ये होता, px का ये होता और py का ये होता, ठीक है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है, फिर ये, तो कितने हो गए? 2 इसमें भर गए, 2 इसमें भर गए। मैं सिंगल सिंगल से दिखा रहा हूं किस तरीके से भरते हैं। मान लो यहां पर 12 की जगह 11 इलेक्ट्रॉन्स होते, फिर 2px के अंदर 2 होता और π2py के अंदर कितना होता है ना, मान लो 11 होते तो π2py के अंदर 1 होता और 2px के अंदर 2 होते, तो क्या होता? फिर भी पैरामैग्नेटिक होता है। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स भर गए? 2 1 2 2 2 4 2 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12, 12 पूरे भर गए। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? बॉन्डिंग के अंदर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 1s के अंदर 2, 2s के अंदर 2, 2px के अंदर 2, 2px के अंदर 2, 2 अंदर 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग के 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 माइनस 4 4 डिवाइड बाय 2 2। तो और ये क्या मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है? डायमैग्नेटिक है ये, डायमैग्नेटिक, ठीक है। कैसे डायमैग्नेटिक? सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग में हैं, ठीक है। अब आते हैं N2 पर, ठीक है, नाइट्रोजन का डायटोमिक मॉलिक्यूल। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, π2px इक्वल्स टू π2py, सिग्मा 2pz, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इसमें भरे, 2 इसमें भरे, 2 इसमें भरे, 2 इसमें भरे, 2s स्टार तक भर दिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 9 10 11 12, ये भी दोनों भर गए, और 13 14 2pz के अंदर भी 2 भर दिए, ठीक है। pz के अंदर, सिग्मा 2pz के अंदर 2 भर दिए, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स पूरे भर दिए तुमने, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 2 2 4, ठीक है, 6 8 10, 10 माइनस 4/2, 6/2 कितना हो गया? 3। और ये क्या है? मैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक, क्योंकि सारे पेयरिंग में है, पेयर्ड है सारे इलेक्ट्रॉन्स। N2 माइनस, ठीक है। अब देखो N2 माइनस के अंदर क्या होगा, ठीक है। अब कैसे होगा इसको सोचो जरा। N2 माइनस के अंदर क्या इसके अंदर भर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स? सोचो।
क्या हुआ, सिग्मा 1s 1s स्टार 2s 2s स्टार पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py सिग्मा 2pz। यहां तक 14 तक तो ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, 15वां इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, पाई स्टार 2px के अंदर, 15वां इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 10 बॉन्डिंग वाले तो 10 ही रहेंगे, वो तो n2 में 10 थे ही। एंटी बॉन्डिंग के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है, तो 10 - 5/2 कितना हो गया, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में बढ़ गया ना पाई स्टार 2px के अंदर। और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि पाई स्टार 2px के अंदर एक अनपेयर्ड है। n2 2- के अंदर क्या है, ये पूरा सेम चलेगा सिग्मा 2pz तक। फिर क्या होगा, पाई स्टार 2px के अंदर एक और पाई स्टार 2py के अंदर एक, जैसे इसमें हुआ था, इस वाले के अंदर B2 के अंदर 2px के अंदर एक आया, पाई 2py के अंदर एक आया। ऐसी पाई स्टार 2px के अंदर एक आया, पाई स्टार 2py के अंदर एक आया। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 10 - 6/2, तो 2 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आ गया, पैरामैग्नेटिक। N2 प्लस के अंदर, N2 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया, यानी सिग्मा 2pz से एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया, तो क्या होगा, ये पूरा सेम है। और सिग्मा 2pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह गया 2 की जगह। भाई N2 वाली तो लिख ली, उसके बाद क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया, तो सिग्मा 2pz से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, तो फिर क्या है, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे कितने थे बॉन्डिंग में, 10, यहाँ पे कितने होंगे, 9। और एंटी बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, तो 9 - 4/2, 9 में से 4 गया, कितना रहा, 5, और 5/2 कितना हुआ, 2.5। ठीक है, और वो क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक, क्योंकि सिग्मा 2pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि है अनपेयर्ड। दिखाई दे रहा है, क्लियर है, विजिबल है जी, विजिबल है। चलो अब N2 2+, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया, यानी सिग्मा 2pz से दोनों इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए, तो ये कहां तक जाएगा, पाई 2py तक जाएगा, बस यहां वाले तक जाएगा, बस ये पाई 2py तक। तो मैं लिखूं नहीं लिखूं, यहां से समझ गए ना, पाई 2py तक जाएगा। तो सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2px 2py के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 8, 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया, डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2 2। और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है इसका, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मैंने बोल भी दिया, अगर नीचे से ना दिख रहा हो तो। ठीक है, 2 बॉन्ड ऑर्डर और डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को। 2s तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने क्या बताया, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां भरेगा 2px में, फिर 2py में भरेगा एक, फिर 2px में दोबारा भरेगा। अगर मान लो यहाँ पे 10 की जगह 11 इलेक्ट्रॉन्स होते तो 11वां इलेक्ट्रॉन फिर 2px में भरा जाता, 12वां इलेक्ट्रॉन 2py में भरा जाता। इसी तरीके से पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py के अंदर होता है। ठीक है, तो ये होता है नाइट्रोजन तक। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तक इस ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। यानी अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो B2C2N2 यही मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं ज्यादातर। तो B2C2N2 हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, इनके लिए जो है ये वाला ऑर्डर फॉलो होता है। सिग्मा, इसको याद कर लो, सिग्मा 1s 1s स्टार 2s 2s स्टार पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। कैसे याद, थोड़ी सी ट्रिक लगाओ। 1s के बाद 1s का स्टार आ गया, 2s के बाद 2s का स्टार आ गया। ठीक है, फिर ये याद कर लो, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py सिग्मा 2pz, ये याद कर लो। और इसको स्टार में रिपीट कर दो, जैसे पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो इस तरीके से ये याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगर और मॉलिक्यूल्स के लिए, जैसे ऑक्सीजन के लिए, यानी जो इसके आगे आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके लिए क्या होती है, तो बढ़ते हैं हम अपने कुछ और अलग मॉलिक्यूल्स पे, जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और F2। ठीक है, इस तरीके से मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए जो
कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कुछ अलग होती है। क्या होती है, जैसे हमने B2C2 और N2 डाइबोरोन, डाइकार्बन और डाइनाइट्रोजन के लिए जो ऑर्डर लिखा था वो लिखा था सिग्मा 1s 1s स्टार 2s 2s स्टार पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। नोट्स में चेक करो। इसके अंदर क्या होता है, सिग्मा 1s 1s स्टार 2s 2s स्टार यहां तक तो सेम रहता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमने पढ़ा था कि पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, यहां ये उल्टा हो जाता है। सिग्मा 2pz पहले आता है, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py बाद में आता है, और उसके बाद ऑर्डर सेम रहता है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, यानी ये वाला ऑर्डर जो था, जो बीच का ऑर्डर था पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, वो रिवर्स हो जाता है। पहले सिग्मा 2pz आता है, बाद में पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py आता है। ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स तक ऑक्सीजन की। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। उसके अंदर क्या था, पाई 2px पहले था, इसके अंदर क्या होगा, सिग्मा 2pz पहले होगा, सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। यहां तक इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो जाएगी क्या, देखें एक बार। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 10 11 12 13 14 नहीं होगी, हमें और आगे जाना पड़ेगा। 1s 1s स्टार 2s 2s स्टार सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, सॉरी ये होगा ना, पाई स्टार क्यों लगा रहा हूं मैं, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। देखा, कभी कभी ऐसी गलती मत कर देना। सिग्मा 1s 1s स्टार 2s 2s स्टार सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं। ठीक है, तो 1s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स 1s स्टार के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s स्टार के अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए अभी तक। सिग्मा 2pz के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 11 12 13 14। ठीक है, तो 2 2 इसमें भी भर दो, अब तो भर दो 2 2, क्योंकि जब पूरी हो रही है तो 14 15 16 एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा ना। मैंने कहा था वो रूल फॉलो हो रहा है पॉलीज वाला कि पहले एक जो पी ऑर्बिटल होता है उसके अंदर पहले हर एक ऑर्बिटल के अंदर, पी सबशेल के अंदर हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, उसके बाद पेयरिंग शुरू होती है। तो px के अंदर पाई स्टार 2px के अंदर एक, पाई स्टार 2py के अंदर एक, तो हो गए 16। 2 1 2 4 6 8 10 12 14 15 16। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंदर मॉर्निंग कितने हैं, 2 4 6। ठीक है, 8 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने हैं, 2 2 4 5 6। ठीक है, बाय 2, तो 6 में से 10 में से 6 गया, कितना गया, कितना हुआ 4 4 डिवाइड बाय 2 2। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, किसका, O2 का। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि px के अंदर भी अनपेयर्ड पड़ा हुआ है और py के अंदर भी अनपेयर्ड पड़ा हुआ है, पाई स्टार 2px के अंदर भी अनपेयर्ड है, पाई स्टार 2py के अंदर भी अनपेयर्ड है। O2 माइनस, जिसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स है, ऊपर वाली तो सेम, ऊपर वाली जो मैंने लिखी है वो सेम है। इधर पाई स्टार 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और पाई स्टार 2py के अंदर एक ही है, एक एक भरा था ना, एक और आ गया अब, तो पाई स्टार 2px के अंदर भरा जाएगा, वो पाई स्टार 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, पाई स्टार 2py के अंदर तो एक ही रहेगा अभी। ठीक है, और सिग्मा स्टार 2pz तो खाली पड़ा हुआ है अभी, सिग्मा स्टार 2pz की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी अभी। ठीक है, 2 1 2 2 4 2 6 2 4 8 10 12 14 15 16 17। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, बॉन्डिंग में तो इसमें बढ़े नहीं है, बॉन्डिंग के तो नहीं रहेंगे, एक बार दोबारा गिन लेते हैं, 1 2 4 6 8 10 10 ही है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में देखो 2 4 5 6 7, अब 7 हो गए ना, तो 10 माइनस 7/2। ठीक है, 3/2 कितना हो गया, 1.5। ठीक है, और वो क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक। ठीक है,
सही है। O2 O2 2 माइनस, ठीक है। ऊपर सेम पाई स्टार 2px के अंदर 2 और पाई स्टार 2py के अंदर भी अब 2 हो गए हैं, ठीक है। और सिग्मा स्टार 2pz खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 10 माइनस, अब एंटी बॉन्डिंग के अंदर एक और बढ़ गया तो 8 हो जाएगा। तो 10 में से हट गया 2, 2/2 इक्वल्स टू 1। और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्यों, सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। O2 प्लस यानी इस O2 के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, यानी 2py के अंदर, पाई स्टार 2py के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, तो ऊपर वाली तो सेम, ये ऊपर वाली सेम, पाई स्टार 2px के अंदर बस एक इलेक्ट्रॉन रह गया। पाई स्टार 2py के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और सिग्मा स्टार 2pz के अंदर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया बॉन्ड ऑर्डर, 2 4 6 8 10, ठीक है। 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने, 2 4 और 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2.5, ठीक है बॉन्ड ऑर्डर। और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि पाई स्टार 2px के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ऐसे ही O2 2 प्लस, O2 2 प्लस, यहां से भी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, पाई स्टार 2px के अंदर से भी क्या बच जाएगा, ये ऊपर वाली बच जाएगी बस, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा स्टार के 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा 2pz के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 4 6 8 10 14 भरने, तो पाई 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और पाई 2py के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसके अंदर अब देख लो बॉन्डिंग में कितने, 2 4 6 8 2 6 8 10, 2 4 6 8 10, हाँ 10 है, और 2 उसमें, तो 4 उसमें, तो कितना हो गया, 10 में से 4 गया 6, 6/2 इक्वल्स टू 3 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है इसका। और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है इसका, डायमैग्नेटिक, क्योंकि सारे पेयर्ड हैं, डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो इस तरीके से अभी मैं इसकी ट्रिक भी बताने वाला हूं कि अगर खाली तुमसे बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर स्टेबिलिटी पूछ ले तो तुम कैसे पता कर सकते हो बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर, तो मैं इसकी ट्रिक भी बताने वाला हूं। लेकिन ट्रिक तब काम करेगी जब बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यूज डिफरेंट हो। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू सेम हुई, जैसे यहाँ पर मान लो अगर तुम्हें जो नाइट्रोजन के थे उसके अंदर किसी का बॉन्ड ऑर्डर ढाई होगा और इसका मान लो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर ढाई होगा, तो फिर वो जो मैंने तरीका बताया था कि मॉलिक्यूल्स में किसमें एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा पड़े हैं वो कम स्टेबल होगा, और जिसके अंदर एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम पड़े हैं, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होगा अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू सेम आती है तब, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अगर डिफरेंट है तो फिर तो सिग्निफिकेंटली तुम बता सकते हो कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर, जैसे सबके ही बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर डिफरेंट है, तो यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, O2 2 प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर उससे कम O2 प्लस, फिर उससे कम कौन सा है O2, फिर उससे कम O2 माइनस, और उससे कम O2 2 माइनस। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना, इसका उल्टा हो जाएगा, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, नॉट ऑलवेज, जनरली, ठीक है, 99%। तो ये हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लिया। अब कुछ अदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मैंने बताया था ना, जिनके 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो तो उनका जो बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा वो भी तुम इसी से निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं Cn माइनस की, साइनाइड माइनस, Cn माइनस, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 7 और 6 13, ठीक है, और Cn माइनस यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
तो ये तो 14 वाला तो इसके अंदर ही आएगा। तो ये कौन सा वो रूल फॉलो करेगा, ये वाला करेगा जो ऑर्डर है ये N2 वाला। N2 जो नाइट्रोजन वाला, जो अभी मैंने बताया था नाइट्रोजन वाला जो फिलिंग है, यानी सिग्मा 1s 1s स्टार 2x 2s स्टार पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py सिग्मा 2pz, वो वाला ये फॉलो करेगा। ठीक है। और मान लो अगर NO हो तो नाइट्रोजन का क्या एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसका कितना होता है 8, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 15 इलेक्ट्रॉन्स NO के। तो NO कौन सा वाला फॉलो करेगा, ये ऑक्सीजन वाला। तो NO की जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग तुम लिखोगे तो इस हिसाब से लिखोगे। करके बताऊं मैं, चलो एक बार करके बताता हूँ, ये नोट कर लो, उसके बाद Cn माइनस और NO की मैं करके बताता हूँ। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये जो दो जनरली पूछे जाते हैं, और B2 और C2 इनके तो हमने निकाल लिए। अब बात करते हैं हम कुछ मॉलिक्यूल्स की। जैसे अगर Cn माइनस है तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14। ये फॉलो करेगा नाइट्रोजन वाला ऑर्डर, क्योंकि मैंने बताया था अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, ठीक है, तो वो किसका फॉलो करता है, N2 वाला, नाइट्रोजन वाला, N2 B2 C2 वाला जैसे तुम कह सकते हो। ठीक है, वो वाला रूल फॉलो करता है। तो Cn माइनस के लिए क्या रूल लगेगा, सिग्मा 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स भरो, 2 2 2 2 8 हो गए। ठीक है, 9 10 9 10 11 12। ठीक है, ये भी भर गया, और 14 इलेक्ट्रॉन्स भरने तो 2pz ही भर जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग, तो 1s के अंदर 2, ये 4 6 8 10 -4/2। ठीक है, 10 में से 4 गया 6 6/2 इक्वल्स टू 3। और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आया, ये डायमैग्नेटिक। ठीक है, ठीक है, वैसे भी तुम जानते हो, अगर तुम देखा जाए बॉन्ड ऑर्डर 3 Cn माइनस, C जो है वो ट्रिपली बॉन्डेड होता है इस तरीके से ऑर्गेनिक में, अगर तुम पढ़ोगे तो। ठीक है, NO इलेक्ट्रॉन 15 वाले इलेक्ट्रॉन्स यानी 14 से एक्सीड कर गए, उसके लिए क्या होता है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s यहां तक सेम रहता है। उसके बाद क्या होता है, 2pz पहले आ जाता है, ये पाई 2px पाई 2py इधर चला जाता है, तो सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। ठीक है, फिर सेम ही रहता है, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 2 4 6 8 यहां तक तो सेम रहा। ठीक है, 1s 1s स्टार 2s 2s स्टार यहां तक सेम रहा। ठीक है, 8 तक भर दिए, ये भी भर दिया 2p सिग्मा 2pz 10 हो गए। ठीक है, 11 12 13 14 ये भी 2 2 भर दिए। ठीक है, 15वां इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, पाई स्टार 2px के पास। ठीक है, अब भरो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, Nb माइनस Na/2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 2 4 6 8 10। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 4 5, तो ये आ गया 2.5। ठीक है, और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो अगर मान लो इन्हीं दो मॉलिक्यूल्स की अगर स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, Cn माइनस ज्यादा स्टेबल है NO से। क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। ठीक है, और अब इसको और कैसे समराइज कर सकता हूं मैं, क्या समराइज करूं इसको, एक और मॉलिक्यूल होता है, उसकी भी तुम्हें याद करनी पड़ेगी, वो एक्सेप्शनल है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्फ़िगरेशन भी याद करनी पड़ेगी। वैसे तो तुम बॉन्ड ऑर्डर भी रट के जा सकते हो उसका, CO और CO प्लस का, बट बात यह है कि कभी नीट में अच्छा क्वेश्चन आ गया तो वो ये पूछ सकते हैं कि CO में लास्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहां पर होती है। इस तरीके से क्वेश्चन अगर बन जाए तो उस हिसाब के लिए तुम्हें वो भी पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो B2 C2 N2 के लिए क्या बोला है मैंने, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s
सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py सिग्मा 2pz सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये B2C2N2 या तुम कह लो अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स तक के लिए। ठीक है, ये वाला सिस्टम चलेगा। अब N2 2 माइनस के अंदर वो वाला मत लगा देना, क्योंकि तुम कहोगे N2 2 माइनस जो उसके अंदर तो 16 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो हम वो ऑक्सीजन वाला लगाएंगे। नहीं, मैंने मॉलिक्यूल स्पेसिफाई कर दिए हैं B2C2 और अगर इनके अंदर प्लस माइनस जो भी हो तो इनके लिए ये वाला रूल लगेगा। हाँ, अगर कोई और मॉलिक्यूल आता है जैसे कि NO तो उसके अंदर N भी है O भी है तो हम कैसे पता लगाएं कि भैया 14 वाला करना है कि 15 वाला करना है, तो वहां के अंदर तुम्हें इलेक्ट्रॉन देखने हैं। NO के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो तुम्हें फिर ये वाला रूल लगाना है O2 और F2 वाला। ठीक है, O2 F2 वाला रूल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s नीट उतना ही दिमाग चलाओ जितना नीट के लिए जरूरी है। सिग्मा 1s 1s स्टार 2s 2s स्टार, यहां तक ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था, इसको पलट देना सिग्मा 2pz और पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py और उसके बाद ये वाला ऑर्डर सेम पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, O2 F2 वाले। CO के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए क्या रूल होगा, तो CO के लिए देखो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s यहां तक। ठीक है, उसके बाद क्या करना है तुम्हें, ये सिग्मा स्टार 2s और पाई 2px पाई 2py को ऐसे घुमा देना है, इसको यहां ले आना है, इसको यहां ले आना है। तो पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py सिग्मा 2pz बीच में लिखा ही हुआ है और ये वाला इधर चला गया ना तो सिग्मा स्टार 2s ये ऐसे हो जाता है। और उसके बाद सेम ये वाला ऑर्डर हमेशा सेम रहता है। देखो ये वाला तीनों में सेम रहेगा, ये वाला पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो B2C2N2 के लिए सीधा ऑर्डर याद। ठीक है, O2 F2 के लिए क्या करना है, इसको यहां ले आना और इसको यहां ले आना है, यानी सिग्मा 2pz को पीछे ले आना है, पाई 2px पाई 2py को आगे लेके जाना है। CO के लिए क्या करना है, इस वाले ऑर्डर के अंदर पाई 2px सिग्मा 2pz बीच में रख देना कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट रख देना, इसको यहां ले आना और इसको यहां ले आना है। तो सिग्मा 1s 1s स्टार 2s उसके बाद पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2s पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो ये ऑर्डर लिखा है। CO का बॉन्ड ऑर्डर फिर निकाल ही लेना, CO के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 कार्बन के और ऑक्सीजन कितने होते हैं 8, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स भर लेना इसमें। अब इसमें ये मत बोलना कि ये 14 इलेक्ट्रॉन वाला तो ये वाला ऑर्डर क्यों नहीं लिखना। CO इज एन एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर इसका अगर सीधा बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले तो याद कर लो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 होता है। ठीक है, और CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 3.5 होता है। ये अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले तो सीधा याद होने चाहिए, निकालने की जरूरत नहीं है कि CO का बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हो तुम कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसका। बॉन्ड ऑर्डर 3 और CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर जो है 3.5 होता है, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर होता है, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो CO प्लस मॉलिक्यूल अगर दे दे तो उसमें टेंशन नहीं लेनी, उसको स्टेबिलिटी में सबसे आगे रख देना क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है। 3.5 अभी तक हमने किसी का भी नहीं पढ़ा, ना नाइट्रोजन में पढ़ा ना ऑक्सीजन के में किसी का भी 3.5 अभी तक नहीं पढ़ा। तो CO प्लस जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो तीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए मैंने यहाँ पर, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स B2C2N2। ठीक है, O2 F2 की आफ्टर, यहाँ पे ये भी लिख लो, अगर कोई मॉलिक्यूल आ जाता है आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन्स वाला भी इसके अंदर ही कंसीडर होता है O2 F2 वाले के अंदर, और CO की अलग ही होती है कॉन्फ़िगरेशन, ये पता होनी चाहिए। याद कैसे करना है मैंने बता दिया। ठीक है, इसके अंदर ये दोनों मॉलिक्यूल्स को घुमाना है, सिग्मा 2pz को पीछे लेके आना है, पाई 2px पाई 2py को आगे लेके आना है। इस वाले के लिए क्या करना है, सिग्मा 2pz को बीच में रखना है और पाई 2px पाई 2py को इधर लेके आ जाना है और सिग्मा स्टार 2s को आगे लेके चले जाना है इस वाले के लिए। ठीक है, तो यहां तक सारी बातें आई होप सो क्लियर हुई होंगी। इस लेक्चर के नोट्स अच्छे से बनाना, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, स्टेबिलिटी कैसे निकालनी है। ठीक है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो कैसे स्टेबिलिटी बतानी है, कैसे
एंटी बॉन्डिंग के अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जिस मॉलिक्यूल के अंदर एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वो कम स्टेबल होगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आना यानी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को कम कर देना। ये तब हम देखेंगे जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो, जैसे कि नाइट्रोजन वाले केसेस में होता है। तो उसके अंदर खुद देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता करो कि जैसे किसी के अंदर दो बॉन्ड ऑर्डर है, मतलब 2 बॉन्ड ऑर्डर है किसी 2 मॉलिक्यूल्स का नाइट्रोजन के, तो कैसे उसके अंदर स्टेबिलिटी तुम पता करोगे? जिसके अंदर एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं वो कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखना है। अगले लेक्चर के अंदर मैं हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊंगा नीट के, जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर मैं थ्योरी देखो डिस्कस नहीं करूंगा, सीधे क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर। तो उसके अंदर ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं थ्योरी दोबारा रिपीट करूंगा, ये जो मैंने सारी अभी थ्योरी पढ़ाई है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ाई और मौज मस्ती करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।